Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss क्लास 12th इकोनॉमिक्स जो हमारा चैप्टर की सीरीज़ चल रही है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया इट्स गोल्स एंड अचीवमेंट्स। हम वही आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं आज क्या शुरू करते हैं। हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ हमने डिस्कस कर लिए हैं कि 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, तीनों टाइप्स। अब बात आती है प्लानिंग की कि प्लानिंग क्या होती है और क्यों करते हैं। प्लानिंग हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि प्लानिंग क्या होती है, अब है कि क्या पर्पस है प्लान करने का, प्लानिंग के क्या पर्पस है वो डिस्कस कर। जो प्लानिंग के गोल्स हैं वो हमारे दो तरह से डिवाइड हुए होते हैं। एक लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग पीरियड गोल्स बोलते हैं, एक शॉर्ट पीरियड गोल्स बोलते हैं। अभी बच्चे आप बोलो कि लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है। जो हम लॉन्ग पीरियड गोल्स को, जो हमारी 5 ईयर प्लानिंग होती है ना, उसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स। और ये क्योंकि 5 ईयर प्लानिंग का जो गोल हमारा होता है उसको हम बेसिकली कॉमन गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान जो हमारे हैं वो बोलते हैं, या प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड गोल्स में हमारे बेसिकली क्या आएंगे, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स के गोल्स हैं। और अब है बात आती है शॉर्ट पीरियड गोल्स की। शॉर्ट पीरियड गोल्स हमारे क्या होते हैं, ये बेसिकली जो हमारे हमने 5 ईयर प्लानिंग जो हम करते हैं ना, 5 साल की प्लानिंग करते हैं, उसके बीच में जो हमारे गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए हम कुछ प्लानिंग करते हैं। वो जो प्लान वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम करते हैं उनको हम शॉर्ट पीरियड गोल्स कहते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स, हम ये दो तरह के गोल्स हमारे डिस्कस करेंगे। आती है हमारी लॉन्ग पीरियड गोल्स। लॉन्ग पीरियड गोल्स बेसिकली अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 5 ईयर प्लान्स हमारे जो हो जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो लॉन्ग पीरियड गोल्स में हमारी पहले हमारी बात आती है जीडीपी ग्रोथ की। लॉन्ग टर्म ग्रोथ गोल का पहला गोल हमारा हर एक का होता है कि हमारी इकोनॉमी की जीडीपी राइज होनी चाहिए, जीडीपी ग्रोथ। देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ सफिशिएंसी एंड मॉडर्नाइजेशन। बेसिकली ये 5 मेन गोल्स होते हैं और इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आती है हमारी जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ बेसिकली हमारा क्या होता है, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो हमने इंक्रीज करने, ग्रो करने का एक एम होता है। एक ये एम होता है मेन, इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी का, ये हर एक इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ 5 ईयर प्लानिंग का गोल होता ही होता है, लॉन्ग पीरियड गोल होता ही होता है। तो ये जो बेसिकली हमारा जो गोल है जीडीपी का वो इंक्रीज़ करने का, वो बेसिकली क्या होता है, जीडीपी अगर आपका लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी में आउटपुट ज़्यादा होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ इकोनॉमी में ज़्यादा होगी, आउटपुट ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आपके जनरल पब्लिक को अवेलेबल होंगी तो वो दे कैन अवेल दैट सर्विसेज, तो उसके थ्रू ही आपका सर्कुलेट होगा मनी इकोनॉमी में, आपकी जीडीपी विल ग्रो, इकोनॉमी विल ग्रो। ठीक है, तो ये जो, पर ये नहीं है कि ये जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है या जीडीपी ग्रोथ थोड़े टाइम के लिए अगर होगी तो उसके लिए नहीं होता, ये कंसिस्टेंट चलती रहे हमेशा ही ऐसे ही होता रहा है, तो उस केस को हम बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ हमारी इकोनॉमी में हो रही है। ठीक है, तो मीन्स जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो आपके फ़्लो हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कंसिस्टेंट फ़्लो अगर आपकी होगी इकोनॉमी में तो हम बोलेंगे कि ये जीडीपी राइज हो रही है। ओके, अब बात आती है कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जब हमने देखो, मैंने आपको बताया है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर इकोनॉमी में ज़्यादा होंगे, कंसिस्टेंट फ्लो होगी, होती ही रहेगी हमेशा ही, तो उस केस में जीडीपी ग्रोथ होगी। तो ये बेसिकली इससे हमारा का क्या पता चलता है कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है बेसिकली 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला क्या, इंक्रीजिंग रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री। इकोनॉमी में जो आपके रिसोर्सेज आपकी इकोनॉमी में अवेलेबल है उनको आप अच्छे से यूज़ करो, एक्सप्लोर करो। उससे क्या है कि मतलब जो जहाँ से और रिसोर्सेज आपके आ भी सकते हैं उनको भी ढूंढो ताकि उनको और यूज़ कर सकें और ऑप्टिमली उनको प्रॉपरली उनको यूटिलाइज़ करें, फुली यूटिलाइज़ करें,
प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें ताकि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा फ्लो इकोनॉमी में हो। दूसरी बात आती है हमारी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव मेथड्स। जो हर इकोनॉमी में अपनी एक टेक्नोलॉजी को लेके इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और जो फॉरेन कंट्रीज में हो रही है वहाँ से भी देखो सीखो, जो इम्प्रूवमेंट हो रही है वो टेक्नोलॉजीज़ को आप भी हर कंट्री में यूज़ करना चाहिए, इंडिया में भी यूज़ करना चाहिए, सो डैट हम अपनी उससे प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ा सकें, हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी में फ़्लो हमारा ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारे जीडीपी ग्रोथ की। अब दूसरी आती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हम इक्विटी भी बोलते हैं। बेसिकली इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है कि कोई भी इकोनॉमी में देखो, अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तब तक वो सेंसलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है अगर वो अक्रॉस कंट्री, पूरी कंट्री के बीच में, इकोनॉमी के अंदर पूरे हर एरिया में और हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इक्वली अगर इनकम आपकी डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। अगर आपका मतलब कि रिच, ऐसे नहीं है कि अगर आपके रिच जो रिच होते रहे और इंडिया जो पुअर है वो पुअर होते रहे, तो उस केस में आपकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है। इकोनॉमी के ग्रोथ का यही मतलब होता है कि हर सेक्शंस का, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, हाई हो, और जितने people who are living in the country, who are surviving in the country, they all should have good standard of living, or all the benefits should be available to each and every person in the country। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि रिच एंड पुअर का जो गैप है उसको वाइड करने के बजाय उसको नैरो किया जाए, कम से कम किया जाए। ठीक है, और जो बेनिफिट्स हैं ग्रोथ के वो सारे के सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को मिलने चाहिए। ये नहीं है कि कुछ लोगों को मिल रहे हैं और कुछ लोग उससे डिप्राइव्ड रहे हैं, ऐसे नहीं है। अब जैसे हमारे इंडिया में अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, बहुत बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पे आपकी 24 आवर वाटर सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी रिमोट एरियाज़ में नहीं है। Steps should be taken to provide these facilities to those people so that they should also avail all the facilities and they should upgrade their standard of living। अगर उनको ये चीज़ें मिलेंगी तभी हमारी सोसाइटी में सारे सेक्शंस में इक्वली ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये 5 ईयर प्लानिंग का लॉन्ग पीरियड गोल्स का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक ऑब्जेक्टिव है। देन कम्स फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बात है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जितने इकोनॉमी में पीपल हु आर लिविंग इन द इकोनॉमी, सर्वाइविंग इन द इकोनॉमी, दे शुड बी एम्प्लॉयड। नो, फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं होता। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वेयर द पीपल हु आर कैपेबल टू डू वर्क एंड हु आर विलिंग टू डू वर्क, they should get work according to the prevailing wage rate in the market। मतलब जो लोगों की क्षमता है काम करने की, जो कर सकते हैं और जिनकी इच्छा है, और जो प्रिवेलिंग वेज रेट पे वो काम करने को तैयार है, उनको काम मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारे लॉन्ग टर्म पीरियड के ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि ये जो हमारे इनको हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स कह देते हैं प्लानिंग का, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ जाते हैं। तो इस केस में क्या है कि मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एम्प्लॉयड होंगे, दे हु आर विलिंग टू डू वर्क, और वो काम कर रहे हैं, तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में वो कुछ अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट उन लोगों की है, तो उस केस में क्या होगा, हमारी इकॉनमी ज़्यादा ग्रो करेगी। देन कम्स जो आपके ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं, वो जो है वो ज़्यादा सेक्शंस सोसाइटी के सारे सेक्शन, ज़्यादा वाइडर सेक्शंस में शेयर किए जाने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बात बताना चाहूँगी कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब, बेटे आप ये मत कभी भी लेके चलना कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। नो, फुल एम्प्लॉयमेंट में कभी भी ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। उसका क्या रीज़न है?
क्योंकि कोई भी इकोनॉमी में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो होएगा ही होएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, जब आपका सीजनल चेंज आ रहा है या स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं हमारे प्रोडक्शन के सिस्टम में, उसके कारण आपकी जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। स्ट्रक्चरल जो चेंजेस के कारण अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि देखो, अब अगर किसी एरिया में किसी मतलब आपकी फैक्ट्री में इनोवेशन हुई है, आपने टेक्नोलॉजी अपग्रेड की है, या क्या मतलब आपने कुछ अपनी टेक्निक जब चेंज की है, तो दोज पीपल हु आर नॉट easily adapt to the new technology, who has not adapted themselves to the new technology, those people, they will remain unemployed for the timing. Once they are able to understand the new technology, then they will get the employment. So इस केस में आप स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, तो उसको हम ये नहीं कहते हैं कि ये आपकी जो है लोग अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद में अपने आप को अडाप्ट करेंगे और फिर वो उसमें आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है इस चीज़ में। हमारी सेल्फ सफिशिएंसी की, सेल्फ सफिशिएंसी क्या है? अब सेल्फ सफिशिएंसी बेसिकली वो होती है, एक वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन के बीच में आपकी जो कंट्री है, इकोनॉमी में है, वो अपने आप को इतना मतलब कैपेबल बना सके कि वो असेंशियल गुड्स में, बेसिकली असेंशियल गुड्स कौन से होते हैं? हमारे फूड ग्रेन्स। जो हमारे फूड ग्रेन्स है, वो अपनी जितनी पॉपुलेशन इकोनॉमी में है, जितनी पॉपुलेशन उस कंट्री में लोग रहते हैं, वो सारे लोगों को खाना, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर सके विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। यहाँ पे विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स मतलब दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प के बिना, मीन्स फूड ग्रेन्स का जो आपको हमें एक्सपोर्ट ना करना पड़े, सॉरी इंपोर्ट ना करना पड़े दूसरे नेशन से, कि अपने लोगों की बेसिक नेसेसिटी को पूरी करने के लिए। क्योंकि अगर इस केस में अगर मान लो ऐसा कुछ होता है, फूड ग्रेन्स के लिए भी पहले इंडिया में फूड ग्रेन्स के लिए भी हमें ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता था दूसरे नेशंस में, बट नाउ इंडिया ने काफ़ी कर लिया कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, कर रही है। काफ़ी ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण काफ़ी ज़्यादा उन्होंने, इंडिया ने प्रोग्रेस कर लिए, काफ़ी सेल्फ सफिशिएंसी ये उस पर स्टेप्स वो चल रहे हैं कि ताकि वो अपने आप को अब वो फूड ग्रेन्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड ना हो। क्योंकि अगर आप फूड ग्रेन्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं एक कंट्री, तो दूसरी कंट्रीज़ के लिए दूसरी कंट्रीज़ आपको किसी भी चीज़ के लिए थ्रेट भी कर सकती हैं कि हमारा, अगर आप मतलब किसी केस में भी, किसी फॉर्म में भी दे कैन थ्रेटन यू, योर कंट्री, you can have the threat fears from other countries if you you are not self independent, self sufficient in terms of food grains. अगर आपके पास फूड ग्रेन्स अपनी पॉपुलेशन के लिए इतना नहीं है, तो दूसरी कंट्रीज से आपको थ्रेट के चांसेस हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है यूएसए ने 1965 में इंडिया को डराया था, थ्रेट किया था कि वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे फूड ग्रेन्स इंडिया में, अगर इंडिया अपनी वार जब जो उनकी चल रही थी 1965 में पाकिस्तान के साथ, अगर वो नहीं बंद करेंगे तो फूड ग्रेन्स की सप्लाई इंडिया में यूएस की तरफ से नहीं होगी। सो ऐसे थ्रेटन्स से बचने के लिए भी जो है इंडिया ने ये प्लान्स बनाए हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो फूड ग्रेन्स के टर्म्स में। ठीक है, एंड नाउ लास्ट कम्स मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन बेसिकली आता है अपग्रेडेशन एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, कि जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ग्रोथ के लिए चाहिए है, ज़रूरी है, वो हम अडॉप्ट करें। ठीक है, जैसे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत अच्छा हुआ, एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, फूड ग्रेन्स में राइस और वीट बेसिकली इसमें था,
बहुत ज़्यादा उसमें अब प्रोडक्शन होने लगी है। अब इंडिया शुड गो अहेड फॉर अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन, सो डैट बाकी आपकी जो क्रॉप्स है उनमें भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है, और ऐसे ही आईटी रेवोल्यूशन भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन भी हुआ। उसके बीच में क्या है कि हमारी जो है हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव की है, इंक्रीज़ की है। किसके थ्रू इंक्रीज़ किया है? थ्रू बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के। ठीक है बच्चे, तो हम वी शुड अडॉप्ट न्यू मेथड्स एंड न्यू टेक्निक्स एंड वी शुड upgrade ourselves to adopt those techniques for the process of economic growth in our economy, for the consistent flow of goods and services in our economy. ठीक है बेटा, about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.